जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल एकलव्य ज्ञान वाटिका पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है MTP। MTP का नाम आप लोग बचपन से सुने होंगे, अगर नहीं सुने होंगे तो कोई बात नहीं। आज चलिए हम लोग डिटेल से देखते हैं कि MTP क्या है। और ये 2013 में बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा था कि MTP क्या है, इसके सुरक्षित और घातक काल का वर्णन करें। इस ढंग से सवाल पूछा गया था बिहार बोर्ड के द्वारा। अगर MTP का पूरा नाम देखें तो इसका पूरा नाम होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और हिंदी में से कहते हैं स्वगर्भता का चिकित्सीय समापन। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि स्वगर्भता का चिकित्सीय समापन से आप क्या समझते हैं, या MTP क्या है, इसके सुरक्षित और घातक काल का वर्णन करें, जो बिहार बोर्ड ने 2013 में पूछा था। तो चलिए पहले समझते हैं कि MTP होता क्या है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि सामान्यतः जो स्वगर्भता के बारे में हम लोग समझते हैं क्या है, इसका हम बेसिक कंसेप्ट पहले देखें कि मान यहाँ पर एक लड़का है मेल और ये है फीमेल। ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल। चलिए इसको समझते हैं, कंसेप्ट को थोड़ा समझते हैं। मेल फीमेल, तो मेल में क्या होता है स्पर्म, जिसे कहते हैं वीर्य, शुक्राणु, और फीमेल में मादा में क्या होगा ओवम, अंडाणु। जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलेगा, जब इसका संलयन होगा, आपस में फ्यूजन होगा, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं निषेचन। इस क्रिया को कहते हैं निषेचन, इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और ये फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन के बाद क्या होगा, जायगोट का निर्माण होगा। इसको कहते हैं जायगोट, मतलब युग्मक। और ये जायगोट फिर विकसित होकर एम्ब्रायो बनाएगा, जिसको कहते हैं भ्रूण। जिसको क्या कहते हैं भ्रूण। और यही भ्रूण विकसित होने के बाद क्या होता है, जब पेट में बच्चा रहता है तो उसको हम लोग भ्रूण कहते हैं। जब पेट में गर्भ में जब जो बच्चा पल रहा होता है उसको क्या कहते हैं भ्रूण कहते हैं। और विकसित भ्रूण ही जब जन्म लेता है तो वो न्यू बेबी कहलाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि MTP क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या स्वगर्भता का चिकित्सीय समापन क्या है। तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि टर्मिनेशन मतलब टर्मिनेट करना, मतलब उसको ख़त्म करना, और प्रेगनेंसी मतलब गर्भावस्था में जो बच्चा है, जो गर्भस्थ बच्चा है, गर्भावस्था काल में जो गर्भस्थ बच्चा है, माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, उसको ख़त्म करना, उसको समाप्त करना, उसको हटाना। कैसे, मेडिकल रूप से, मेडिकली उसको ख़त्म करना चाहते हैं, चिकित्सा के सहायता से उसको ख़त्म करना चाहते हैं। हम लोग अपने अगर आसपास भी देखें, गांव समाज में भी देखें, तो ऐसा आपको कई केस देखने को मिलेगा कि उसके देखिएगा कि किसी किसी व्यक्ति में क्या था कि वो माँ बनने वाली थी, 2-3 महीना का बच्चा था, और क्या हुआ कि वो किसी वजह से डॉक्टर की सहायता से वो ख़त्म करवा ली, या फिर होता है कभी कभी किसी बीमारी की वजह से खुद भी जो भ्रूण उसमें पल रहा था वो ख़त्म हो गया। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो इसकी परिभाषा को अगर देखें तो क्या होता है कि गर्भावस्था पूर्ण होने के पहले, अगर हम मनुष्य का देखते हैं तो ये गर्भावस्था काल कितना है, 9 महीना हम लोग कहते हैं। तो 9×3 27, 270 से 280 दिन का ये गर्भावस्था काल है। इसका मतलब क्या है कि ये जो निषेचन की क्रिया है, ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया है, यहाँ से लेकर और डिलीवरी तक, बच्चा का इशू होने तक का जो समय है 270 से 280 दिन है। तो इस समय को, इस जो अवधि है, पीरियड है, उसी को क्या कहते हैं गर्भावस्था काल। जो गर्भ में बच्चा है, गर्भस्थ बच्चा है, शिशु है, जिसको हम मेडिकली क्या कहते हैं भ्रूण कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं, उसके जन्म से पहले ही जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात, जिसको हिंदी में कहते हैं गर्भपात कराना, या उसी का दूसरा अगर हम शुद्ध रूप से देखें हिंदी में क्या कहते हैं चिकित्सीय स्वगर्भता समापन, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं मेडिकल
टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको शॉर्ट में कहेंगे यहाँ पर मेडिकल एम ले लिए, इसका टी ले लिए और इसका पी ले लिए, MTP, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है MTP कहते हैं। इसका मतलब है कि किसी माँ के गर्भ में कोई शिशु पल रहा है, तो वो भ्रूण की अवस्था में, वो भ्रूणावस्था में है, तो उसको जन्म लेने से पहले ही हम उसको ख़त्म कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, MTP कहेंगे। तो अगर हम लोग देखें तो ऐसा नहीं कि ये भारत में होता, पूरी दुनिया में इस तरह की घटनाएं होती है। अगर पूरी दुनिया के आंकड़ों को देखें तो लगभग 4.5 से 5 करोड़ MTP प्रतिवर्ष होता है, जो कुल सगर्भता का 1/5, मतलब हर एक 5वां बच्चा MTP कराया जाता है। तो इस तरह की बातें जब पूरी दुनिया में आई तो क्या हुआ कि इसके आड़ में बहुत सारे गैर कानूनी भी काम होने लगे, जिसके कारण क्या था, सेक्स रेशियो गड़बड़ाने लगा। जैसे कि गर्भ में बच्चा पल रहा है तो क्या किया, पहले ही लिंग परीक्षण करा लिया, पहले ही अल्ट्रासाउंड करवा के उसका भ्रूण का लिंग का परीक्षण करवा लिया, और मालूम चला कि जो गर्भस्थ शिशु है वो लड़की होने वाली है, वो लड़की है, तो उसका ऑपरेशन करवा दिया, उसका MTP करा दिया। अगर मान लीजिए कि लड़की है, उसको हम ख़त्म कर देंगे तो फिर दुनिया में क्या, सिर्फ लड़का ही बचेगा। तो सेक्स रेशियो जो एक संतुलन में रहना चाहिए वो क्या हो, असंतुलित होने लगा। तो इसके लिए भारत सरकार ने एक कानून बनाया 1971 ईस्वी में ही, चिकित्सीय स्वगर्भता समापन संबंधी कानून बनाया, और इसके आधार पर क्या किया कि लिंग परीक्षण, कन्या भ्रूण हत्या, इस पर कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया, इसको अपराध माना गया। अब क्या है कि आप किसी भी डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर जो है अल्ट्रासाउंड अगर करता है तो वो ये नहीं कह सकता है कि आपका बच्चा जो होगा वो लड़का होगा या लड़की होगी। अगर कोई डॉक्टर यह बताता है कि आपके गर्भ में लड़का पल रहा है या आपके गर्भ में लड़की पल रही है तो ये कानूनन जुर्म है, और इसके आधार पर पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है, उस पर कानूनी मुकदमा चलेगा, और कानून की नज़र में वो दोषी है। हो सकता है उसका लाइसेंस जब्त हो जाए, हो सकता है उस पर आर्थिक जुर्माना हो या जेल, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी डॉक्टर है या मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोग हैं, उनको लिंग परीक्षण की सख्त मना है। वो लिंग परीक्षण नहीं कर सकते हैं और ना ही किसी व्यक्ति को बता सकते हैं कि आपके घर में कौन सा लिंग का बच्चा पल रहा है, वो लड़का है या लड़की है। क्योंकि जो गर्भस्थ शिशु है, कोई भी एम्ब्रियो जो गर्भ में अपनी माँ के गर्भ में पल रहा है, हर एक को इस दुनिया में आने का अधिकार है, वो उसका राइट है। अगर मान लिया जाए कि सब गर्भ में पल रहे भ्रूण में अगर लड़की को मार दिया जाए, सिर्फ लड़का ही जन्म ले, तो फिर ये जनसंख्या कैसे बढ़ेगा? सिर्फ दुनिया में लड़का ही रहेगा तो फिर तो जनसंख्या बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि लिंग परीक्षण को गैर कानूनी बताया गया, कन्या भ्रूण हत्या को रोका गया इसके द्वारा। अगर हम लोग देखें तो क्या है कि इसका दूसरा पहलू देखें तो MTP के द्वारा कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रित होता है। जैसे MTP कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है, जो तेजी से जनसंख्या की जो दर बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं रुकता है, लेकिन उसका ये उद्देश्य नहीं है, ये उसका साइड इफेक्ट है कि MTP के द्वारा जनसंख्या रुक रहा है। लेकिन MTP का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या को रोकना कभी नहीं है, ये इसका कभी उद्देश्य नहीं है MTP का कि जनसंख्या को घटाएं, जनसंख्या को रोके, जनसंख्या वृद्धि जो है उसकी दर को कम करें, ये उसका उद्देश्य नहीं है। हाँ, भले उससे जनसंख्या की दर में कमी आती है, जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी आती है, ये अलग बात है। अगर हम लोग देखें इसका MTP का दूसरा पहलू देखें तो MTP में भावनात्मक, नैतिक, धार्मिक, सामाजिक पहलुओं से भी जुड़े होने के कारण बहुत से देशों में बहस जारी है, इसे स्वीकृति दी जाए या नहीं दी जाए। अब समझिए कि कल्पना कीजिए कि कोई दंपति है, माता पिता जो बनने वाले हैं, अगर मान लीजिए कि किसी महिला के गर्भ में 2 महीना का भ्रूण है, अब उसे ख़त्म किया जाए या उसे जन्म लेने दिया जाए, अगर इस मैटर पे डिसीजन लेना हो, इस पे सोचना हो, और डॉक्टर तो बिना माता पिता की अनुमति से, बिना उनकी इजाज़त से इसको ख़त्म करेंगे नहीं, जो गर्भस्थ शिशु है, तो ये कहीं ना कहीं एक भावना से जुड़ा है कि मेरे गर्भ में जो शिशु पल रहा है, आखिर उसका भी तो अधिकार है कि जन्म ले, और वो इमोशन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उसके बाद ये नैतिकता का भी सवाल है कि हम में इंसानियत कितना है,
हम कितने नैतिक रूप से जिम्मेदार नागरिक हैं। धार्मिक भी पहलू उसमें आ जाता है और सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखा जाता है। तो हर एक समाज की अपने अपने रीति रिवाज हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी अपनी परंपराएं हैं। तो दुनिया में अगर देखा जाए तो भावनात्मक रूप से भी, नैतिकता के सवाल पर भी, धार्मिक रीति रिवाज परंपराओं के आधार पर भी, और सामाजिक जो बहुत सारे प्रचलित मान्यताएं हैं, समाज का जो अपना रिश्तेदारी नातेदारी का जो अपना ताना बाना है, उसके आधार पर एमटीपी की इजाज़त दी जाए कि नहीं दी जाए, इस पर पूरी दुनिया के बुद्धिजीवियों में, पूरी दुनिया के जो जागरूक लोग हैं या जो चिकित्सा से जुड़े क्षेत्र के जो एक्सपर्ट हैं, उसमें एक बहस का मुद्दा बना हुआ है। लेकिन भारत में एमटीपी को रोक दिया गया है। भारत सरकार ने इसके लिए कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है, कानूनन इसके जुर्म घोषित कर दिया है। लेकिन कुछ केस ऐसा है जहां पर एमटीपी की इजाज़त दी गई है और उसके लिए कानून निर्धारित कर दिया गया है कि किस स्थिति में कोई भी व्यक्ति अपना गर्भ को ख़त्म कर सकता है, जो गर्भस्थ शिशु है उसको ख़त्म कर सकता है। इसके लिए कुछ कानून बनाया है। जैसे अगर हम लोग सोचें कि किसी भी व्यक्ति को सामान्यतः एमटीपी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जो कोई भी व्यक्ति तो शादी करता है इसलिए कि उसकी वंश बढ़े। कोई भी दंपत्ति चाहता है कि वो संतान की उत्पत्ति करे, तो फिर वो संतान को जो ख़त्म क्यों करना चाह रहा है, ये एक सवाल है। तो हम लोग देखते हैं कि सामान्यतः हम लोग जब इसका सर्वे करते हैं, जब सामाजिक रूप से देखते हैं, तो मालूम चलता है कि एमटी की आवश्यकता कब होती है कि अनचाहे स्वगर्भताओं की मुक्ति पाने के लिए। अनचाहा का मतलब हुआ कि हम नहीं चाहते हैं कि अभी बच्चा हो, हम चाहते हैं कि अभी बच्चा नहीं हो, लेकिन अनचाहे ढंग से हो गया, तो चाहते हैं कि इस जो अभी गर्भस्थ शिशु इसको ख़त्म कर दे, कुछ दिनों के बाद हम बच्चा को चाहेंगे, तब हम फिर गर्भधारण करेंगे। तो अनचाहा गर्भ जब हो जाता है तो उसको ख़त्म करने के लोग के लिए एमटीपी का सहारा लेते हैं। दूसरा है कि लोग क्या करते हैं कि सुरक्षित यौन संबंध बनाने का प्रयास करते हैं और करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या हुआ कि लापरवाही की वजह से असुरक्षित यौन संबंध बन गया। मान लीजिए कंडोम का इस्तेमाल नहीं किया और असुरक्षित यौन संबंध बन जाने के कारण क्या हुआ कि गर्भ धारण हो गया। तो वैसी स्थिति में यहाँ पे हमने लिखा है लापरवाही से किए गए असुरक्षित यौन संबंधों के परिणाम से भ्रूणों के समापन के लिए। तो वैसी स्थिति में क्या लोग सोचते हैं कि चलो इसका हम लोग एमटीपी करवा दें, ताकि क्या हो कि गर्भस्थ शिशु है वो समाप्त हो जाए। उसके बाद है कि मैथुन के समय गर्भ निरोधक उपायों के असफल होने की स्थिति में। अब जैसे गर्भ निरोधक उपाय बहुत सारे हैं, जैसे हम लोगों ने क्या देखा था कि फिजिकल मेथड था और बायोलॉजिकल मेथड था। तो बायोलॉजिकल मेथड और फिजिकल मेथड के असफल होने के स्थिति में भी क्या होता है, एमटीपी का सहारा लिया जाता है। अगला पॉइंट है कि बलात्कार जैसी घटनाओं के कारण पल रहे भ्रूण के समाप्त करने के लिए। जैसे मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति के साथ बलात्कार की घटना होती है, तो बलात्कार से की घटना हुई और वो जो फीमेल है वो गर्भ धारण कर ली, तो क्या वो बलात्कार के कारण जो बच्चा पैदा होगा क्या उसे समाज स्वीकार करेगा, ये एक प्रश्न चिन्ह है। तो वैसी स्थिति में क्या होता है, कानूनी रूप से चिकित्सीय सलाह के आधार पर उस गर्भस्थ शिशु को समाप्त किया जाता है, ताकि अगर मान लिया जाए कि कोई बलात्कार के कारण कोई बच्चा पैदा हुआ तो फिर उसको समाज इज्जत की दृष्टि से नहीं देखता है, समाज उसको स्वीकार नहीं करता है। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बाध्यताएं हैं जिसके कारण एमटीपी की ज़रूरत पड़ती है। और एक अगला पॉइंट है कि असाध्य रोग आनुवांशिक बीमारी होने की स्थिति में चिकित्सीय परामर्श के आधार पर। असाध्य और आनुवांशिक बीमारी, जैसे गर्भ में बच्चा पल रहा है, तो होता है कि हम लोग अभी तो मेडिकल टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है कि जो गर्भ में कैसा बच्चा पल रहा है उसका जेनेटिक एनालिसिस करने के बाद पता चल जाता है कि इसमें कोई आनुवांशिक रोग तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है कि ये बच्चा जो जन्म लेगा आगे चल के ऐसा हो जाएगा, अपाहिज हो जाएगा, जिसका चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, जो ऐसे असाध्य रोगों से ग्रसित रहेगा, जो खुद का जीवन यापन करने में असक्षम हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो एक्सपर्ट डॉक्टर के रिपोर्ट के आधार पर एमटीपी की इजाज़त कोर्ट देती है। लेकिन इसमें यह ध्यान रखा जाता है
कि ऐसा ना हो कि वो गलत रिपोर्ट हो, क्योंकि हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि ये भ्रूण जो आगे चल के जन्म लेगा, अगर उसमें थोड़ी सी भी जीवन की संभावना है, थोड़ा सा भी ऐसा प्रयास किया जा सकता है मेडिकल के आधार पे, उसको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के आधार पे कि वो अच्छा जीवन जी सकता है, बेहतर जीवन जी सकता है, तो उसको एमटीपी की इजाज़त नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मेडिकल बोर्ड ये कह दे कि नहीं, ये किसी भी परिस्थिति में अपना एक सामान्य ज़िंदगी नहीं जी सकता है, इसे हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा और ऐसी स्थिति में रहना पड़ेगा जिसमें इसका जीवन जीना दूभर हो जाएगा, तब जाकर कहीं उसे एमटीपी की इजाज़त मिलती है। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग देखें तो एमटीपी में क्या होता है कि जो गर्भस्थ शिशु है उसको समाप्त करने की एक प्रक्रिया है मेडिकल के आधार पर, क्योंकि इसमें गर्भस्थ शिशु को पूरी तरह से विकसित होने से पहले, जन्म लेने से पहले ही समाप्त कर दिया जाता है। तो अब बात होता है कि आखिर एमटीपी कब किया जाए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है तो उसका जो गर्भकाल है वो तो लिखे हम लोग जानते हैं कि 270 से 280 दिन है। आखिर किस महीना, कब, कितने दिनों के बाद किया जाए, तो इसका सुरक्षित समय क्या है। जो बिहार बोर्ड ने भी पूछा था कि सुरक्षित काल और घातक काल का वर्णन करें, तो सुरक्षित काल जो होता है यह पहली तिमाही अर्थात 12 सप्ताह तक, तो पहला जब गर्भ धारण किया उसका पहली तिमाही जो होता है वो सुरक्षित सप्ताह होता है, और घातक काल होता है द्वितीय तिमाही। ये घातक और संकटपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस समय अगर एमटीपी कराया जाए, अगर भ्रूण को समाप्त किया जाए, तो वो जच्चा बच्चा दोनों के लिए बहुत ही घातक होता है और जान जोखिम में जा सकता है। तो इसलिए इसमें बहुत ही सतर्कता की ज़रूरत होती है। कभी भी नीम हकीम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमेशा एक एक्सपर्ट, एक विशेषज्ञ और अनुभवी डॉक्टर की सलाह से ही काम करना चाहिए, और इसमें हड़बड़ा कर काम नहीं करना चाहिए, बल्कि सोच समझदारी का परिचय देते हुए जो विशेषज्ञ हो, जो इस विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर हो, जो माहिर हो, उनसे सलाह लेकर ही काम करना चाहिए, ताकि हमारा ज़िंदगी सुरक्षित रहे और हम सही सही निर्णय लेने में सक्षम हो पाए। तो चलिए, हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे कि एमटीपी क्या है, सगर्भता से आप क्या समझते हैं। तो एक बार फिर से देखें, एमटीपी का पूरा नाम क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और इसकी ज़रूरत कब कब पड़ती है, तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि जब अनचाहा सगर्भता हो या लापरवाही से अगर यौन संबंध बने तो उसका समापन के लिए, या फिर गर्भ निरोधक उपायों के असफल होने पर, और बलात्कार जैसी घटना पर, और यहाँ पर असाध्य रोग। तो चलिए दोस्तों, कुल मिलाकर आप समझ चुके होंगे। थैंक यू।